जो This call is now being recorded. चलो ओके, तो आप लोग ये मेरी स्लाइड देख रहे होंगे ना, मैंने इसका नाम नीट ड्रॉपर बैच नहीं रखा है, नीट अचीवर्स बैच रखा है। ऐसा पता है क्यों रखा है? क्योंकि ना, क्यों मैम? मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ हर क्लास में कि आप लोग जो अभी बच्चे 12th क्लास में है ना, जो अभी 12th क्लास में है, उनसे एक कदम आगे है ना, उनसे एक कदम अभी फिलहाल आप आगे हैं जर्नी में, ठीक है, क्योंकि आप अपना एक साल आपने ड्रॉप लिया है, ठीक है। कुछ बच्चों ने हो सकता है पिछली बार एग्जाम दिया हो सकता है कि कुछ बच्चों ने नहीं एग्जाम दिया हो, तो मतलब आप अभी फिलहाल उन लोगों से एक कदम आगे हैं जो अभी फिलहाल 12th क्लास में है, क्योंकि आप काफी कुछ सीख चुके हो, है ना, एक साल में अपनी गलतियों से सीख चुके हो कि हमने लास्ट टाइम क्या मिस्टेक्स की थी, है ना। आप लोगों के ऊपर स्कूल का प्रेशर इतना था, मेरे को याद है ना मैम, मैनेज नहीं होती हैं दोनों चीजें, बट फिर भी आपने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया नीट में, है ना। वो नहीं होना, मैंने हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि रिजल्ट पे फोकस ना करके हमेशा मेहनत पे फोकस करो। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है, वो कहीं ना कहीं काम आती ही आती है। चाहे वो बच्चा, मान लो किसी बच्चे ने बहुत मेहनत की है लेकिन उसका नीट नहीं हुआ, तो उसको कोई और उसने कोर्स ज्वाइन कर लिया या जो भी है, तो उसकी वो मेहनत वेस्ट तो नहीं जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, वो कहीं ना कहीं तो काम आएगी आएगी। तो आप लोगों ने जो अपना एक साल पिछले साल मेहनत की है ना, वो आपकी जरूर काम आएगी, इस साल पक्का काम आएगी। और बस थोड़ा सा हमें और उसमें क्या करना है, एफर्ट डालना है, ठीक है। जो हमारी कमी रह गई थी बच्चों पिछली बार चैप्टर्स आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ बच्चों का 11th वीक था, बहुत सारी चीजें थी, है ना, जिसकी वजह से हमारा हो सकता है स्कोर थोड़ा कम रह गया हो। बट अब हम सारी चीजें सीख चुके हैं, अब हमें ये पता चल चुका है कि नीट का पेपर कैसे आता है ना, क्या क्या चीजें हैं। बाकी तुम्हारे टीचर्स तुम लोगों के साथ हैं, वो तुम्हें बताने के लिए बैठे हैं कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है ना, क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए जरूरी हैं, क्या 100% सिलेबस करना जरूरी है, किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। तो इसके लिए तो तुम डेली मिलोगे ही अपने टीचर से, और मैं तो तुम्हें हर क्लास में 10 मिनट इस पे ज्ञान बांटने वाली हूँ, है ना। तो ये वाली चीज है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, अपना नीट ड्रॉपर्स बैच ना बोल के इसको क्या बोलेंगे, अपना नीट अचीवर्स बैच है ना। और इस साल हम अपने गोल को अचीव करेंगे। देखो, मेहनत करोगे ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है बच्चों, ठीक है। मेहनत करोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है लाइफ में, ये याद रखना। अब आपको भी पता है पिछले साल कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, जिसकी वजह से आपका स्कोर जितना आपने सोचा था उतना नहीं आ पाया, है ना। कुछ ना कुछ पक्का कमी रह गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस साल वो कमी को हम पूरा करेंगे। कहाँ कहाँ गलती हुई, क्या हमने क्या पढ़ना था, क्या पढ़ लिया, ये वाली सारी चीजें थी, वो छोड़ दो, जो हो गया हो गया। अब ये साल हमें रुला दिया, अरे फर्स्ट क्लास में मत रो बेटा, ठीक है। तो इस जो अभी हमारी 15 फैब, ये लगा लो फैब तक अपनी क्लासेस चलेंगी, तो अब लगा लो कि कितने महीने हैं अपने पास, 6-6.5 महीने तो हैं, 6 महीने लगा लो। तो 6 महीने में तो भैया बहुत सारा कर लेंगे हम, बहुत कुछ कर लेंगे। देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री का जो बेसिकली तुम्हें पता है कि केमिस्ट्री का 180 मार्क्स का होता है, ये सबको पता है, ठीक है। और आप लोगों की 50 में से 45 क्वेश्चंस करने होते हैं। अगर मैं इस साल बात करूं 2023 की बेटा, 2023 की, तो बहुत बच्चों को लगा होगा कि केमिस्ट्री का पेपर ट्रिकी था। ट्रिकी, ऐसा कितने बच्चे हैं जिनको ये लगा था कि केमिस्ट्री का पेपर ट्रिकी था? जस्ट रेज योर हैंड बेटा। ओके, ट्रिकी था, ओके, ज्यादा बच्चे नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये मानती हूँ कि सारा तो ट्रिकी नहीं था, लेकिन हाँ बच्चों 2-3 क्वेश्चन थे ट्रिकी, 2-3 क्वेश्चन तो ट्रिकी थे। आपने देखा भी होगा आंसर की में भी बहुत पंगे हुए थे उसमें कि क्या होना था। एक आपका फिजिकल का
क्वेश्चन था और एक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, तो ये था। बट हम इसको इग्नोर कर सकते हैं ना बच्चों, अगर हमें 50 में से 45 क्वेश्चंस करने हैं और अगर हमें 3-4 क्वेश्चंस ऐसे मिल रहे हैं जो हमें लग रहे हैं भाई इसमें तो कोई खेल रहा है एग्जामिनर हमारे साथ, तो क्या हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं क्या? बेशक वो हमारे पढ़े ही चैप्टर में से आए हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़े हुए चैप्टर में से आए थे, बट वो हमारे लिए क्या थे, ट्रिकी थे। अगर हम वो कर देते तो शायद हमारा वो नेगेटिव हो जाता, तो हम उसको छोड़ना बेटर है ना, कि नेगेटिव में तो ना जाए एटलीस्ट। क्योंकि बच्चों हम जो सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, आप लोगों ने टेस्ट सीरीज भी देते हो है ना, टेस्ट भी लगाते हो, सबसे ज्यादा तो जो गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं, नेगेटिव में करवा देते हैं आप मार्क्स। सही तो होते हैं आप लोगों की, करेक्ट तो है, कंसेप्ट तो क्लियर है, बट गलत भी बहुत करवा देते हो। गलत के चक्कर में भैया सारा काम खराब, जो सही करते हो वो भी गलत हो जाता है आप लोगों का, ठीक है? तो वो वाली चीज है, हमें उससे बचना है। अभी देखो पिछले साल आपने किया, ये वाला साल भी है आपके पास, है ना? तो अभी क्या करोगे, टेस्ट लगाते होगे आप, मॉक टेस्ट पक्का लगाते होगे, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी लगाते यहाँ पे आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। आपका फर्स्ट टेस्ट 31 को होगा, आप लोगों के साथ सब प्लानर वगैरह सब शेयर हो गया, उनको एक दिन में एक बार निहार लिया करो कि क्या कुछ चल रहा है, ठीक है? अच्छा जी, तो अब क्या करना है आप लोगों को? ओके, काफी बच्चे ज्वाइन कर गए, हाँ जी। तो अब केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुन लो, आपको करना क्या है, फालतू इधर उधर घूमना ही नहीं है हमें, ध्यान से सुन लो। आपके पास फिजिकल है, आपके पास इनऑर्गेनिक है एंड आपके पास ऑर्गेनिक है, राइट? ये 3 अपने पास है मेन, ठीक है? इनऑर्गेनिक कहां से करोगे, ध्यान से सुन लो, इनऑर्गेनिक कहां से करोगे? मेरे नोट्स जो मैं करवाऊंगी आप लोगों को, जो जो चैप्टर अपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपन को 6-6.5 महीने में मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस करना है आपको, आपको पता ही है, मेरी वीडियोस बनी हुई है ऑलरेडी, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करती रहूंगी टाइमली, तो उसकी टेंशन ना लो। बट अभी हम उसकी बात नहीं करते, अभी हम बात करते हैं जो क्लास में अपन कवर कर। नोट्स आपको एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो आपको पता ही है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा नीट में, है ना? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बच्चों, इनऑर्गेनिक में क्या, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जो स्पेशली जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है प्लस एग्जाम्पलर, क्या तुम इतना कर सकते हो बस इनऑर्गेनिक में? बस मुझे ये बता दो, कर सकते हो? नोट्स एनसीईआरटी की रीडिंग ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे 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 पढ़ रहे हो, पन्ने पलट रहे हो, वो वाली रीडिंग नहीं, अच्छे से रीडिंग है ना, हाईलाइटर यूज कर लो, उसमें कर भी रखे होंगे बच्चों ने। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइज वाले तो भूलोगे नहीं, और एग्जाम्पलर, बस इतना कर लो इनऑर्गेनिक में। मैं कहती हूँ कि मोस्टली क्या 96-99% क्वेश्चन कर लोगे। अब आओ ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में मैं कहूंगी कि अगर भरोसा है मेरे ऊपर तो सिर्फ मेरे नोट्स, जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी वो, ठीक है? अपना क्या होगा, हर चैप्टर के बाद एक सेशन होगा, प्रैक्टिस सेशन, जिसमें मैं नीट के पीवाईक्यूज कराऊंगी, या हम कोई और क्वेश्चंस भी देखेंगे उसमें, क्योंकि लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी नीट के पीवाईक्यूज, ठीक है? और ध्यान रखना, नीट के पीवाईक्यूज को आपको तीनों में करना है, मैंने इनऑर्गेनिक में नहीं लिखा, इट डजंट मीन कि आप उसके नहीं करोगे, वो तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है? ओके, तो इसमें नोट्स, ठीक है, जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी क्लास में, जो मैं लेके आऊंगी क्वेश्चन, वो वाले करने हैं आपको, और नीट के पीवाईक्यूज करने हैं, और अपनी जो आपकी 12th की बुक है ना एनसीईआरटी, वो करनी है आप लोगों को, 12th की एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी के जो आपके क्वेश्चंस है बच्चों, 12th की एनसीईआरटी, मतलब आपको कहीं रुचि, आई एम ओनली सेइंग कि आपको कहीं और नहीं भागना इधर उधर, ये जरूर, आई नो ये आप सबको पता है, ये जरूरी है, तो ये करना है ना? सबको पता है मैम, ये तो करना ही है, तो मैं वही कह रही हूँ, ये करना ही है, पहले ये करो, बाद में कुछ और करो, ये तो मैंडेटरी रहेगी बच्चों, है ना? तो ऑर्गेनिक में जो मैं कराऊंगी, जो मैं क्वेश्चंस क्लास में लेके आऊंगी, वो 12th की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि अगर तुम्हें पता हो, इस साल जो 2023 का पेपर आया था, सारी की सारी ऑर्गेनिक इस बार 12th की डाली हुई थी उन्होंने, एग्री कर रहे हो? यस मैम, जल्दी बोलो, किसी ने नोटिस किया हो जिसने ऑर्गेनिक ढंग से पढ़ी है तो? 12th की ऑर्गेनिक थी मोस्टली रिएजेंट्स, नेम रिएक्शंस, है ना, ये वाली सारी चीजें थी, तो भैया इस पे फोकस करना है हमें, ठीक है? फिजिकल की बात, फिजिकल में भी नोट्स पढ़ोगे, न्यूमेरिकल पे अच्छी कमांड होनी चाहिए आप लोगों की। अब मैं आपको बोलूंगी कि न्यूमेरिकल मैम कहाँ से करें,
देखो एनसीईआरटी तो करनी है इसमें, लेकिन मैं कहूंगी कि न्यूमेरिकल के लिए तुम प्रदीप फॉलो कर सकते हो, तुम्हारे पास टाइम है तो। अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे लग रहा है कि मैम मेरे पास टाइम है, तो प्रदीप इज द बेस्ट बुक, मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको फिजिकल में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है तो। ठीक है, तो आप ये ले सकते हो। बस इसमें भी आपको क्या करना है, एनसीईआरटी और नीट के पीवाईक्यू, बस यही करना है, तुम्हारा यही काम है। सुबह खाना है, सोना है, पढ़ना है, और चौथा कोई काम नहीं है, खाना है ना, खाना पढ़ना सोना, बस और कुछ नहीं करना है तुम। ठीक है, थोड़ा सा घूमना घूमना है तो घूम आना दिन में, है ना। तो बस यही काम होना चाहिए तुम लोगों का, और कुछ भी नहीं करना भाई हमें अब, क्योंकि हमें पता है हमने 1 साल दिया है खुद को, तो पूरा इसी में ही लगे रहना है। और मुझे पता है इतने बच्चे ज्वाइन किए हो तो आप सीरियस हो बेटा, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ अगर यहाँ पे आज 65-70 जितने भी बच्चे ज्वाइन किए हैं, पहली बात तो बेटा टाइम पे आया करो, है ना। आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पंचुअल तो रहना पड़ेगा बच्चों मेरी क्लास में। और दूसरी बात, अगर आप इतने बच्चे आ रहे हो तो प्लीज मन बना के आना कि क्लास में जा रहे हैं तो कुछ सीख के आएंगे। ठीक है, और बेसिकली अपना जो मेन एजेंडा रहेगा, आपको ना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है बच्चों, है ना। उसके क्वेश्चंस लगाने हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो हमें, जैसे अगर आपने पैटर्न देखा हो नीट का, तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे कितने कितने क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं। ठीक है, और किस चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है, हमें उसी को पकड़ना है बेटा, उसी को पकड़ के उन पे फोकस करना है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता है नीट में ऑलमोस्ट हर चैप्टर में से एग्जामिनर 1-2 क्वेश्चन डाल रहा है, सबको पता है, चाहे वो मेटलर्जी जैसे सड़ा हुआ चैप्टर क्यों ना, है ना। हाइड्रोजन से 2 साल क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, इस बार उसने 2 क्वेश्चन दे दिए। मतलब बच्चा करे तो क्या करे, ये चीज तुम लोगों ने नोटिस की होगी, हाइड्रोजन जनरली चैप्टर में से नहीं आ रहा था क्वेश्चन, लेकिन इस बार दे दिया, लेकिन वो इजी था। आपको पता है पेपर का लेवल इतना ज्यादा नहीं रहता है, बट 21 लाख बच्चे बैठे थे ना इस बार, इस वजह से उसने क्या कर दिया, कंपटीशन बढ़ा दिया बच्चों, है ना। तो यही होता है, जब पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी रहता है ना, तो फिर वो लेवल इतना बढ़ जाता है, फिर कट ऑफ उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो पेपर चाहे डिफिकल्ट है चाहे पेपर इजी रहे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चीजें जो है सेम रहती हैं। ठीक है, चलो आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए। आपको मैंने बता दिया है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। 100% सिलेबस के पीछे मत भागो, मत भागो, मत भागो, मैंने पिछले साल भी बोला था, इस साल मैं फिर हर लेक्चर में रिपीट करूंगी। जो करते हो उसको अच्छे से करो, बस ये सोचा करो बच्चों कि जो आपने चैप्टर किया है और अगर आप उसका टेस्ट दे रहे हो, तो क्या उसमें से भी आप गलत कर रहे हो क्वेश्चन। अगर आप पढ़े हुए चैप्टर में से क्वेश्चन गलत कर रहे हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं क्या है, कमी रह गई है अभी भी, है ना कहीं आपका जो कंसेप्ट है वो वीक रह गया है। ठीक है, तो वो वाली चीज आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलनी है कि जो चैप्टर कर रहे हो उसको अपना स्ट्रॉन्ग चैप्टर बना लो। जैसे अभी अपना केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर चलेगा, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो आप ये मैं इरेज कर दूं ना, ये आपको नोट डाउन तो नहीं करना है ना। हाँ, ओके, तो आपको पता है कि अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूं तो इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। इस बार नीट 2023 में 2 क्वेश्चन थे, वैसे मैं जनरली 1 क्वेश्चन ही बोलती हूँ, यहाँ से 1 क्वेश्चन ही आता है, बट अभी नीट 2023 में 2 क्वेश्चन आ गए थे, तो हो सकता है 24 में भी 2 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलो आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए। ओके, इशिका आ गई, ठीक है। अब जो ये बैठे हो ना, बैठे रहना, अगर देखो मन बना के आए हो कि पढ़ना ही है पूरा, जितने भी दिन चलने वाला है अपना ये बैच, ठीक है, 6 महीने 7 महीने अपना पूरा 100% देंगे। अगर किसी को लगता है मैं नहीं दे पाऊंगा, तो वो अभी क्लास से जा सकता है। ठीक है, चलो ओके। तो बच्चे देखो, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में अपना जो मेन है टॉपिक, वो मैं आपको लोगों को बता दे रही हूँ। अपनी एक तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, ध्यान से सुन लो। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, मोल कंसेप्ट है बच्चों, मोल कंसेप्ट है जो कि आज हम कवर कर देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, मोल कंसेप्ट रहेगा वैसे आज हमारा टॉपिक। उसके बाद आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, ये सब है। हालांकि लो ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट मैं आप लोगों को करवाऊंगी, है ना, कर लेंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे लोज, ठीक है,
और उसके अलावा अपना वो परसेंटेज कंपोजिशन है ना। इस बार ईल्ड से भी क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद हो तो वो भी करना ही है हमें इस बार भी, परसेंटेज ईल्ड, और आपका स्टोकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। एंड लास्ट में हमारा रहेगा कंसंट्रेशन टर्म्स, जो आप सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ते हैं। समझ में आ गया? तो ये है बेसिकली आपके मेन पोर्शन यहाँ पे, ठीक है। इनको तो भैया हमें कवर करना ही करना है। अगर मैम ये कर लिया तो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, 200% होंगे, होगा क्यों नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, अगर आप चाहते हो कि नोट्स आप मेरे साथ बनाओ तो बना सकते हो। हाँ हाँ हाँ, इनके इंटर कन्वर्जन्स आपको पूरा नोट्स में अच्छे से सजा सजा के लिखा हुआ है मैंने, आपको वही दूंगी। कन्वर्जन्स में जो होता है ना, मोलैरिटी मोलैलिटी में क्या रिश्ता है दोनों के बीच में, वो तो तुम टेंशन ना लो, बस थोड़ा सा विश्वास रखना है ना। चलो ओके, देखो अभी बेसिकली अगर आप चाहते हो कि मैम आपके साथ नोट्स बनाएंगे तो आपकी मर्जी है, लेकिन अपना क्योंकि थोड़ा सा फास्ट चलेगा जैसे नॉर्मल क्लासेस में चलता है, तो अगर आपको लग रहा है कि समझने में और साथ साथ लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ये कहूंगी कि मत लिखो। नोट्स मैं दूंगी आप लोगों को डेली बेसिस पे, आपको पता ही है। ठीक है, तो अगर आप समझना चाह, हाँ ये कर लो, क्योंकि आपको पता है न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, तो अपनी अगर नोटबुक खोले बैठे हो, जो कि खोलनी चाहिए, तो उसमें जो अपना हाथ चलाओगे वो न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए चला लेना, ठीक है ना। चलो हाँ बेटा। मैम मैंने तो नोट्स मतलब जो आपकी रिकॉर्डिंग क्लासेस थी ना इस वाले चैप्टर की, तो मैंने उससे बना ली है, तो फिर मैं नहीं हाँ करूंगा। नहीं 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 नहीं, नोट्स फिर मत बनाओ अगर किसी ने बना लिए हैं तो, ठीक है। वही मैं बोलूं, और मुझे पता है ये मोस्टली बच्चे चैप्टर कर चुके होंगे, चाहे यूट्यूब से किया हो, मुझसे किया हो, किसी से भी किया हो। अगर देख बैठे हो, नोट्स बना चुके हो, कोई बात नहीं, सिर्फ जहां न्यूमेरिकल आएंगे वहां आप अपनी रफ नोटबुक निकाल के बैठ जाएंगे। क्लियर है? मैम वैसे तो आप डेली बेसिस पे नोट्स हमें प्रोवाइड करोगे ही ना? हाँ हाँ, जैसे मैं हमेशा से करती हूँ। अभी जैसे अपनी क्लास ओवर होगी ना, उसके 5 मिनट बाद ही तुम्हारे ग्रुप में भेज दूंगी, और तुम्हें कहाँ से एक्सेस करने हैं नोट्स वो क्लास के बाद में स्क्रीन शेयर करके बता दूंगी, ठीक है। चलो अभी इस पे आ जाओ बच्चों, इस पे आ जाओ। देखो सबसे पहले जो हमारी कहानी शुरू होती है यहाँ पे, ये मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता ही है, बहुत बेसिक सा मैंने लिखा हुआ है, बट हम बेसिक से ही चलेंगे और आगे तक लेके जाएंगे इसको। तो जो हमारी कहानी स्टार्ट होती है मैटर से होती है, आपको पता है ये 9th-10th में सबसे पहले आप मैटर के बारे में पढ़ते हो, है ना। मैटर के बारे में आप ये पढ़ते हो कि जिसका मास हो और जिसका वॉल्यूम हो, आप उसको किसमें कैटेगरी में डालते हो कि हाँ भैया ये मैटर है ना। आसपास आपको दिख रहा है जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है और जिसका कुछ ना कुछ मास है, वो मैटर की कैटेगरी में आता है। फिर आप बोलते थे कि मैम मैटर 2 टाइप की है, सिर्फ सिंपल है, सुनते जो कुछ नहीं है इसके अंदर, कि मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में आप क्या करते थे बच्चों, कैटेगराइज करते थे। मिक्सचर हमारे 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। होमो मतलब सेम, जीनियस मतलब फेज, हिट्रो मतलब डिफरेंट, जीनियस मतलब फेज, यानी कि होमोजेनियस मतलब सेम फेज। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए थ्रू आउट द मिक्सचर। लाइक अगर आप सोल्ट डाल रहे हैं पानी में, तो आप जब मिलाते हैं आपको ऐसा नहीं है नमक अलग दिख रहा हो, पानी अलग दिख रहा हो, हर जगह से लिक्विड ही दिखता है। गेटिंग माय पॉइंट? जबकि हिट्रोजीनियस में आप क्या करते हैं, अगर आप सैंड को वाटर में डाल दे तो आपको ऑब्वियसली 2 फेज दिखते हैं, आपको मिट्टी नीचे सेटल डाउन होते हुए दिखती है और ऊपर आपको पानी दिखता है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। दिस इज अ सिंपल हिट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। फिर प्योर सब्सटेंस में हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। यही एलिमेंट्स कंपाउंड्स वाली कैटेगरी से हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास आता है एटम और मॉलिक्यूल की बात होती है, हाँ या ना बोलो। केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं बच्चों, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। यस मैम, हमें ये पता है। अब एटम आप क्या बोलते हो बच्चों, एटम आप क्या बोलते हो, एटम आप बोलते हो कि मैम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है ना। डोल्टन ने बताया था सबसे पहले इसके बारे में, आई थी हमारे पास डोल्टन एटॉमिक थ्योरी, हाँ या ना, कि मैम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है। और मॉलिक्यूल में क्या है कि मैम मोर देन 1 एटम हो, उसको हम मॉलिक्यूल बोल देते हैं, या मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम है, उसको हम ये बोल देते हैं, है ना। एटम में क्या आते हैं सारे, जो सिंगल सिंगल है वो एटम ही तो है ना, और जो मिंगल हो रहे हैं वो मॉलिक्यूल ही तो है। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, और क्या हो गया आप लोगों का, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
ठीक है, ये सारे क्या है, एटम। इसमें हालांकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपको पता है डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं हमारे, सोडियम हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सारे एटम है। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है, मेड अप ऑफ 2 एटम, H2O2, N2, CO2, मैम ये तो हमें पता ही है, कैल्शियम कार्बन। CF3, हाँ ये सारे आपके क्या है, मॉलिक्यूल्स ही हैं। ठीक है जी। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं H2SO4, H2SO4 क्या है बच्चों तुम्हारा, ये मैं ध्यान से सुन लो, बेसिक मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मोल कंसेप्ट में बच्चे फंसते हैं इसमें। H2SO4 क्या है, वन मॉलिक्यूल है, वन, Yes, इसको ma'am. मैं बोल दूं वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, जब तक मैं तुम्हें मोल नहीं पढ़ा रही हूँ, अभी मैं इसकी बात कर रही हूँ। क्या मैं ये बोल दूं बच्चे, इसमें 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, 1 एटम ऑफ सल्फर है और 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, ma'am. ये क्यों बता रहे हो, ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि जब आप मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे और उसने अगर पूछ लिया एग्जामिनर ने कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन फलाना फलाना फलाना, तो वहां पे आप फंस जाते हो, पता ही नहीं चलता आपको क्या कंसिडर करना है। ठीक है, जैसे अगर वाटर है तो इसको मैं क्या बोलूंगी, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलूंगी, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है ना, और One एक atom, एटम ma'am. ऑफ, हाँ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 1 मिनट दो, आई थिंक बच्चों का एडमिट हो पा रहा है, नहीं ओके हो पा रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आपको ये बताओ, क्या होमो एटोमिक और हिट्रो एटोमिक पता है सबको, होमो एटोमिक और हिट्रो एटोमिक पता है क्या होता है बच्चों, बताओ मेरे को एक बार। मैम होमो एटॉमिक में सेम एटम्स होते हैं जो लाइक कंबाइन करके O2 मॉलिक्यूल बनाते N2 है ना, और जैसे O3 ले लो, S8 ले लो, P4 ले लो, ये सारे किस में आ जाएंगे, होमो एटोमिक में आ जाएंगे। Homo atomic. हिट्रो एटोमिक में क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होंगे, है ना, Yes, लाइक ma'am. CO2 ले लो, है ना, PO4 3 नेगेटिव ले लो, ये सारे किस में आएंगे, SO2 ले लो, ये हिट्रो एटोमिक में आएंगे, आपको पता है। अच्छा, क्या मेरे बच्चों को एटोमिसिटी भी पता है, एटोमिसिटी बच्चों, एटोमिसिटी। मैम जैसे कि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 है और फास्फोरस की 4। शाबाश, इसको बोलेंगे कैसे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, बोल सकती हूँ। यस यस मैम। जैसे अगर मैं P4 की बोलूँ तो 4 है, O3 की बोलूँ तो 3 है, बोलो हाँ या ना, बोल सकती हूँ। मैम क्यों Yes, बोला ma'am. आपने, क्योंकि एटोमिसिटी पे भी एक क्वेश्चन अपना आया हुआ है और उसको हम देखेंगे। आपको हर लेक्चर के बाद मैं ट्राई करूंगी कि 10 से, देखो जो मॉड्यूल PYQs है वो तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन मैं क्लास के बाद भी आपको 10-12 क्वेश्चन देती रहूंगी, है ना, तो वो भी आपको करना है। ओके बच्चे, दिस इज योर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हालांकि जनरली अपन नहीं करते हैं ये, लेकिन इस पे क्वेश्चन बनता है। नीट वाले भैया किसी को नहीं छोड़ रहे, मतलब जहां से उसको मिलेगा ना बेसिक, वो वहां से उठाएगा और क्वेश्चन बनाएगा। तो अगर कोई चीज इजी है तो उसको करने में कोई बुराई तो नहीं है ना। जैसे सबसे पहले जो ये एटम की जो ये सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ जो एटम की बात हुई थी, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी सबसे पहले बच्चों। तो इसने क्या क्या चीजें बोली थी वो आप ध्यान रखेंगे, क्या क्या बोली थी एक बार मैं पढ़ दूं, अगर आप एग्री करते हो यस मैम ठीक है आगे चलो तो फिर हम चलेंगे, अदरवाइज मैं इसको समझाऊंगी। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल, जिसको एटम्स बोलते हैं, सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, हालांकि एटम Yes, से भी ma'am. छोटे होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, सबसे छोटा क्वार्क होता है, उस पे हम नहीं जा रहे हैं अभी, है ना। ऑल द एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, मास, शेप एंड साइज। अगर मान लो सोडियम का आप एटम ले लो तो क्या हर रिस्पेक्ट में वो सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है। सोडियम का मास सेम होगा, शेप, साइज वगैरह ये सब सेम होगा। ठीक है, क्या इस पॉइंट से भी एग्री करते हो बच्चों, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बाय एनी केमिकल प्रोसेस। याद करो जब हम इतनी बड़ी बड़ी केमिकल रिएक्शंस पढ़ते थे, केमिकल रिएक्शन पढ़ते थे, उसमें क्या है कि एटम क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्या नहीं, रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट में चेंज हो गया। ठीक है, एटम, एक डाउट था मैम, ये सेकंड वाला पॉइंट जो आपने बोला, ऑल द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल ऑल रेस्पेक्ट्स, मैम इसमें हमारी बुक में तो दिखा है कि प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। वो बच्चे आइसोटोप, ये देखो अगर मैं मान लो हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करूं, इधर देखना है एक बार, ड्यूटेरियम और ये ट्रिटियम, मैंने हाइड्रोजन के ये आइसोटोप है तो उसको ऐसे ही लिख दिया बच्चों, है ना। इसका एटॉमिक नंबर सेम है। अब देखो
यहाँ पे क्या है तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप, लेकिन इसका मास नंबर भी डिफरेंट हो रहा है, समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। तो वही लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में। यहाँ पे आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो आइसोटोप से बच्चों कि मैम आइसोटोप में तो ऐसा नहीं होता, आइसोटोप भी तो हाइड्रोजन के हैं बट उसका मास तो नहीं सेम है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा ये वाला पॉइंट आई होप कि समझ में आ गया। तीनों पॉइंट जल्दी बताओ, आगे चले हम। एटम हाँ मैम। डिफरेंट इन नेचर, ओके। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकती हूँ, हाँ ऐसे थम्स अप देते रहो, मुझे अंदर से खुशी होती रहेगी कि हाँ बच्चों को पल्ले पड़ रहा है। ठीक है, चलो उसके बाद है एटम इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। आपको पता ही है, अगर मान लो मुझे किसी एटम को दिखाना है, सपोज मेरे पास एक्स एटम है, तो उसको मैं कैसे दिखाऊंगी? उसका सिंबल लिखूंगी, है ना, उसका मास नंबर लिखूंगी और उसका एटॉमिक नंबर लिखूंगी। आप किसी भी एटम को इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, अभी वो छोटी छोटी बातें आती हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? जेड से इसको डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल दो, यस मैम। के बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मास नंबर की अगर मैं बात करूं तो किसके बराबर होते हैं? मुझे बताइए एक बार। क्या मैं नंबर बोल- ऑफ प्रोटॉन। हाँ, क्या मैं बोल दूं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स? हाँ मैम। यस मैम। और न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मैं तो बहुत बढ़िया। ठीक है, बोल दूं ये वाली बात? ठीक Yes, है, ma'am. प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये ध्यान रखना न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, फंसना नहीं है इसमें। न्यूक्लियॉन्स क्या है? कुछ नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। सबको आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब ये देखो, मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है बच्चे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे। क्या क्या लिखे हुए हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये मैम जरूरी है, हाँ। नीट 2023 का पेपर उठा के देखो, क्वेश्चन आया हुआ यहाँ से, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें भी हमारे लिए ना जरूरी हो जाती है। एग्जामिनर भी को पता है कि बच्चे बड़ी बड़ी चीजें करके आ रहे हैं, है ना, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ के आ रहे हैं, मोल कंसेप्ट पढ़ के आ रहे हैं, क्यों ना उनको बेसिक में फंसाया जाए, है ना। और बच्चों हमें लगता है ये बेसिक है, लेकिन जब हमारे पेपर में सामने आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं हम सोच में पड़ जाते हैं, अरे यार इतना इजी भी आ सकता है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। ये वाला सबके माइंड में आती है ये वाली चीज, है ना। और लेकिन अगर आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी होती ना, या कभी सुन मतलब ऐसा पढ़ रखा होता कि हाँ हाँ ऐसा भी होता है, तो आपके माइंड में ना आता, क्योंकि हम वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं वैसा क्वेश्चन। बट एग्जामिनर का कुछ नहीं पता है, तो अब हम नहीं छोड़ेंगे भाई, है ना, बेसिक चीजों को भी नहीं छोड़ेंगे। तो प्रोटॉन का बच्चों सबको मास पता होना चाहिए, पता है, अभी माइंड में रहो, लर्न करो, खत्म करो। 1.66 into 10⁻⁻27 ग्राम, हाँ या ना बोलो? मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। अगर मैं इसकी बात करूं, इलेक्ट्रॉन की 9.1 into 10⁻31 kg। ठीक है, -27 kg होगा ना? यस मैम। हाँ ठीक है, -24 लूंगी तो वो ग्राम होगा, -27 लूंगी तो बच्चे वो क्या होगा आपका? केजी होगा। ठीक है, याद हो गया। अच्छा, चार्ज क्या होगा? देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस वो अपोजिट साइन होता है। ठीक है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बच्चों? -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। क्या ये याद हो गया? भूलोगे क्या अगर कोई नींद में भी पूछ ले तुमसे बच्चों? नो मैम। अब देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूं मैं, 8 पॉइंट बड़े काम के हैं। शुरू करें? शुरू करें, एग्री करते जाना मैम। यस मैम। पहला पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के, लेकिन कंडीशन क्या है? न्यूट्रल एटम, जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा। एग्री करते हो? यस मैम। यस मैम। 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। यस मैम। लेकिन अगर मैंने इसका Na+ ले लिया तो वहां पे तो फिर पंगा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कम हो हाँ, जाएंगे। अगर मैं कोई आयनिक स्पीसीज की बात करूं, अगर मैं एनाइंस की बात करूं, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। एग्री करो? Cl- ले लो, है ना, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कैटायन की बात करूं, Na+ ले लो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें क्या होते हैं? ज्यादा हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ओके, उसके बाद 4 पॉइंट देखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैन नेवर बी नेगेटिव और फ्रैक्शन, हाँ या ना?
यस मैम। प्रोटॉन की Yes. बात करूं, इलेक्ट्रॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन की बात करूं, वो नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ये पॉइंट्स बना के दे सकता है नीट वाला, मतलब जो एनटी है अपना, जो बेसिकली पेपर सेट कर रहा है, वो कुछ भी दे सकता है। अपा को ना पता तो है, अपा को ये सारी। हाँ जी बेटा, क्वांटाइज कह सकते हैं ना। हाँ 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 बोल सकते हो, ठीक है। नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होंगे, आप ऑल्सो वो भी बोल सकते हो, क्वांटाइज है, बिल्कुल बोल सकते हो बेटा। वही मैं बोल रही हूँ, पता आपको सब कुछ है, लेकिन पेपर में आने के बाद यहाँ पे स्ट्राइक करनी चाहिए चीजें, ठीक है जी। अच्छा, ये वाली बात मैं बोल सकती हूँ, एक बार बताना, फिफ्थ वाली पॉइंट, कि जो आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है वो ऑलवेज एंड होल नंबर। यस मैम। हाँ मैम। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इससे एग्री नहीं करता? मैं कहूंगी कि मैं नहीं करती, थोड़ा थोड़ा। मैम एटॉमिक नंबर 0 हो सकता है? एटॉमिक नंबर 0 नहीं भाई, फिर तो हम बात ही किस एटम की कर रहे हैं। मैम वही तो, होल नंबर फिर 0 से अच्छा शुरू होते वो हैं ना। तो, अच्छा, मतलब आप ये बोलो ना कि 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इसमें 0 को कंसिडर ना करो, ठीक है। नहीं, मैं वैसे दूसरे वे में पूछ रही थी, कि मैं ये पूछना चाह रही थी कि मास नंबर फ्रैक्शन भी होता है क्या? नो मैम। बट मैं तो कहती हूँ होता है। क्लोरीन का होता है 35, हाँ मैम होता है 35.5। क्लोरीन का होता है 35.5। फिर मैम ये क्या गलत है क्या? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। जब जब ये एवरेज। हाँ, जब जब फ्रैक्शन में आता है किसी का मास नंबर, तो हम उस केस में एवरेज निकालते हैं। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, अभी आने वाली क्लासेस में देख लेंगे, ठीक है। मेरे को बस ये पूछना था आप लोगों से, ठीक है। सिक्स्थ वाला पॉइंट देखो, ठीक लिखा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भैया बहुत 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 कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, बड़ा ही छोटू सा। आपको पता है, ये कैलकुलेशन में इग्नोर भी मारेंगे इसको भी अपन, ठीक है। सेवंथ हाँ, पॉइंट मैम। देखो एक बार, ये आपका एनसीईआरटी वाला पॉइंट है, ये आ सकता है। वैल्यूज थोड़ी सी ध्यान में रखना कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू mp by 1837, है ना। अच्छा, 8 पॉइंट कंफर्म करो कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, ठीक है जी। यस ये 8 पॉइंट मेरे बच्चों को, चलो ओके, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चे, रिलेटिव एटॉमिक मास, इस पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको पता है, अब मैं मास की तरफ बढ़ने वाली है ना। आपको पता है कि जब हम बेसिकली मास की बात करते हैं, तो वहां पे हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं। पता है आप सबको रिलेटिव एटॉमिक मास, और यू कैन ऑल्सो से एटॉमिक वेट। तो बेसिकली रिलेटिव वर्ड किस लिए आता है? जब जब आप केमिस्ट्री में रिलेटिव वर्ड सुनते हैं, तो इसका मतलब किसी से रिलेट किया गया उसको, है ना, किसी के रेफरेंस में बात की गई है, कि हम एक रेफरेंस सेट कर देते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम जो चीज निकालना चाहते हैं वो निकालते हैं, राइट। और आपको ही पता है, सबसे पहले हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड यूज किया गया था मास निकालने के लिए, बाकी सबका फिर लेटर ऑन ऑक्सीजन यूज किया गया था। बट हमारे लिए क्या जरूरी है बच्चों? कार्बन, क्योंकि हमने कार्बन, जो बाद में जो रेफरेंस सेट कर दिया था, आपको ये नहीं जानना कि मैम हाइड्रोजन को क्यों डिस्कार्ड कर दिया था, ऑक्सीजन को डिस्कार्ड कर दिया था। हाइड्रोजन को मैं जस्ट बता देती हूँ, फ्रैक्शन में आ रहा था इस वजह से, लेकिन आपको नहीं ध्यान रखना, ये सिर्फ मैंने जस्ट फॉर थ्योरी लिखा हुआ। अगर आप कहेंगे तो मैं स्लाइड डिलीट भी कर दूंगी, ठीक है। लेकिन मेन जो है, आपको ये ध्यान रखना है कि अपना स्टैंडर्ड क्या है, कार्बन है, उसको लिया गया था। ये बहुत अच्छे से, हाँ जी बच्चे, हाँ। तो अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास आपको बताऊं, घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है। सिर्फ डेफिनेशन थोड़ी सी अजीबोगरीब लग रही है, जब हम इसको समझेंगे तो हमें बहुत सिंपल सा लगेगा। जो बच्चे रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर होता है, बस ये ध्यान रख लो। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, अगर मैं एक एटम के मास की बात कर रही हूँ, डिवाइड बाय 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम। अब हम 1/1 इसको समझते जाते कि ये है क्या चीजें, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप देखो, मान लो मुझे क्या निकालना हो, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, समझ गए? यानी कि मुझे अगर एक एटम का मास निकालना, बहुत छोटू सा है ना, ऐसा लॉजिकली भी खराब सा लग रहा है मैं एक एटम का मास, लेकिन इसी से ही हम मोल पे आएंगे बच्चों, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि अगर एक एटम का मास है तो वो किसकी वजह से होगा? अगर एक एटम के पास मास है तो वो किस वजह से होगा बच्चों? उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन और उसके चार्ज की वजह से। क्या ये तीनों ठीक लग रहे हैं आपको लिखा हुआ? प्रोटॉन, हाँ,
आप इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं बोल रहे होंगे कि मैम इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए आई थिंक आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोल रहे हैं। हाँ जी, है ना। एटम में क्या होता है, एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो बड़ा नटखट होता है ना, छोटू सा होता है, इधर उधर मन चंचल होता है बेचारा इलेक्ट्रॉन, है ना, इधर उधर घूमता रहता है वो, है ना। चलो ठीक है, यानी कि जो मास है बेसिकली एटम का वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से है, राइट। तो अगर मैं बात करूं, क्या बोलूंगी, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाँ जी बोलो, हाँ है ना। मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। संध्या हो क्लास में बच्चे? मैम है। ओके ओके ठीक है, मैं बीच बीच में नाम लेती रहूंगी, है ना, जानती तो मैं ऑलमोस्ट सबको ही हूँ यहाँ पे। आज मेरी क्लास में अराउंड 70 स्टूडेंट्स हैं और कल मैं देखूंगी कि कितने बच्चे हैं। मैं कंसिस्टेंसी देखना चाहती हूँ मेरे बच्चों की, और जो लास्ट तक रुकेगा 6 महीने हद मार के खुशबू मैम को झेलेगा, वो तो फिर अलग ही बच्चा होगा मेरा, है ना। तो चलो देखते हैं आपकी कंसिस्टेंसी। आज तो पहला दिन है, ठीक है। चलो, क्या मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं बच्चों? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब एक बात बताओ, आपका जो मास ऑफ प्रोटॉन है और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या है, आप लोगों का बराबर है ना। अभी बोला था ना मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू mn, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, कॉमन लेके नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये लिख दूं, देखना एक बार। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हमने कार्बन को स्टैंडर्ड रेफरेंस माना है, क्यों ना हम कार्बन पे ही थोड़ा रिसर्च कर दिया जाए। तो सबसे पहले कार्बन का जानते हैं, एक एटम का मास कितना होगा। तो आपको पता है एटॉमिक नंबर उसका 6 है, 12 उसका क्या है बच्चों, मास नंबर है। ठीक है, मास नंबर है बच्चे, एटॉमिक नंबर 6 है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, अभी करके आए हैं, जल्दी बताओ। 1.6 इंटू, जल्दी बताओ, 10⁻⁻24 ग्राम। अरे भूलना नहीं, आप पढ़ चुके हो ये, हाँ ये ना, एग्री करते हो, बताओ। यस मैम। यस मैम। -27 है, -24। वो केजी में होगा ना बच्चों। यस 27 में 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 1/1000 होता है ना। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे वो केजी में आ जाएगा ना। मैं यहाँ पे ग्राम में ले रही हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12। यस मैम। बोलो हाँ या ना। तो ये क्या है तुम्हारा कार्बन के लिए एक एटम का मास। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? यस मैम। अब एक कैलकुलेटर निकालो फोन का और मुझे बताना ये वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी करो। कार्बन के लिए वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी करो। तब तक मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मस्त सा फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे। 1.82 multiply 10 to the power -24. 1.8 to 1.9 नहीं आ रहा है क्या? अच्छा मैंने यहाँ पे 1.66 1.6 ठीक है, 1.92 ले लूं क्या? मैम यही आ रहा है 1.9। 1.92 into 10⁻23 आ रहा है, -23। ओके ठीक है। अभी ये काम आएगा, इस वजह से मैंने आप लोगों को निकला। अब एक बात बताओ, एक फॉर्मूला मैं लिख सकती हूँ क्या? अगर मान लो आपको किसी भी एक एटम के मास का निकालने के लिए बोल दिया, तो उसका फॉर्मूला जो मैं लिख रही हूँ बताना मुझे। यस मैम, ये लिख दूं। एक तो मास ऑफ प्रोटॉन इनटू मास नंबर लिख सकती हूँ। मोलर मास अभी नहीं, मोलर मास में मत आ बेटा, अभी तो मोल की बात ही नहीं हुई है ना। क्या मैं लिख सकती हूँ मास नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन? बच्चों बताओ, लिख सकती हूँ? अब क्या किसी के लिए भी निकाल दोगे? अगर आपको बोला जाए हाइड्रोजन के एक एटम का मास निकालो, तो मास ऑफ प्रोटॉन तो भैया वही रहेगा, सिर्फ मास नंबर में आएगा। तो जो मास नंबर होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देना, आपका मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट आ जाएगा। और आपके नीट में आया भी हुआ था क्वेश्चन कि एक हाइड्रोजन के एटम का मास कितना होगा, वो कितना होगा 1.6 into 10⁻⁻24 ग्राम। गेटिंग और नोट? यस ठीक है। अब यहाँ से ही आरंभ होगा। हाँ कोई कुछ बोल रहा है बच्चों? अच्छा, यहाँ से ही तुम्हारा स्टार्ट होगा 1 AMU। क्या स्टार्ट होगा बच्चों तुम्हारा? 1 AMU। क्लियर है? अब 1 AMU क्या होता है, लिख दूं? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। 3 सेल एटम।
क्या बोलो, ये बोल सकती हूँ मैं, हाँ या ना? यस मैम। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब 1/12 तो है ही। मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना आया, जल्दी बताओ। ये कितना था, 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 12 से 12 काटू, 1 AMU किसके बराबर आ गया, 1.6। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आई थी 1.64 है, थोड़ा सा देख लेना इसको, ठीक है। -24 ग्राम, क्या है मैं बोल सकती हूँ 1 AMU इसके बराबर है? यस मैम। अब इस 1 AMU का थोड़ा सा फील लें क्या हम? देखो ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन है, पहले इसको देख लो, पहले इसको देख लो। एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली बोलते हैं, क्योंकि बच्चे जब तक ये नहीं सीखेंगे तो ग्राम पे कैसे जाएंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम एक एटम पे स्टडी कर रहे हैं, अभी मैं मोल पे तो आई ही नहीं हूँ, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एटम। अगर मैं आपका ये आपा को जनरली टीचर्स ऐसे एग्जांपल देके समझाते कि अगर आपने पिज्जा स्लाइस लिया या कुछ भी लिया, आपने उसके 12 हिस्से कर दिए, कर दूं इसके 12 हिस्से, देखना एक बार हो गए क्या 12 हिस्से? चलो देखते हैं। इक्वल तो नहीं है ये, बट इक्वल होते हैं, 4 5 6 7 8 9 10, हाँ वही हो गए। तो यानी कि पिज्जा का एक स्लाइस किसके बराबर होगा अपना, 1/1 AMU के बराबर होगा। पिज्जा का एक ये स्लाइस, हालांकि इक्वल होते हैं, मेरे इक्वल नहीं बने हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये पिज्जा का एक स्लाइस उठा लो, ये किसके बराबर होगा, 1 AMU। ये किसके इक्वल है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। और अब क्या किया, अगर आपको मान लो किसी का भी मास जानना है, सपोज हीलियम का मास जानना है, हीलियम का मास हमें पता है 4 AMU होता है। तो जब बेसिकली देखा गया तो वो कितना आ रहा था, इससे 4 टाइम्स हैवियर आ रहा था, तो हमने उसको क्या बोला, वो क्या है? हाँ जी बेटा बोलो। मैम मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, किसमें? मैम मैं बोल रही थी कि आपने जैसे 1/12 हमारा कार्बन का मतलब टोटल एटॉमिक मास 12 हो गया हमारा, ठीक है। हम 12 वाले मास में से एक मतलब कि एक AMU निकाल रहे हैं, एक एटम का EMU निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए हमने 1/12 लिखा है। देखो ये तुम्हारे पास जो ये मैंने सर्कल बनाया, सपोज ये पिज्जा क्या है तुम्हारा, एक एटम है कार्बन का, एक एटम है कार्बन का, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब मैंने इसके क्या किए, 12 हिस्से कर लिए, क्योंकि अभी हम एटम की बात कर रहे हैं ना। मैंने क्या किया, इसके 12 हिस्से किए। तो मैंने उसमें क्या किया, उसमें से एक हिस्सा निकाल लिया, 1/12 हिस्सा निकाल लिया। वो किसके बराबर है बच्चे, वो 1 AMU के बराबर है। तो ये वही नहीं हो गया, इसकी डेफिनेशन देखना 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, यही तो बोल रही हूँ मैं। 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, वो तुम्हारा AMU होगा, समझा है ना। पूरे एटम का क्या किया, 1/12 हिस्से को मैं क्या बोल रही हूँ, एक AMU बोल रही हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? यस ठीक, अच्छा चलो। आई नो इसमें प्रॉब्लम होती है बच्चों, क्योंकि जनरली हमें ग्राम ग्राम में चीजें देखने की हैबिट होती है, बट अभी हम छोटे छोटे उस पे चल रहे हैं ना, एटम की बात कर रहे हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी निकाल लिया आपको, ठीक है। 1 AMU को डाल्टन भी बोला जाता है, और आज के टाइम में इसको AMU को U से भी रिप्लेस किया गया है, U से भी रिप्लेस किया गया है, जिसको हम यूनिफाइड मास बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे देखो एटॉमिक मास, तो एक होता है एटॉमिक मास, एक होगा बच्चों मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ गया ना, एक AMU क्या है, जो मैंने वो कार्बन का एटम पिज्जा दिखाया आपको, उसका 1/12वां हिस्सा क्या है तुम लोगों का, 1 AMU है। क्लियर है बच्चों वो वाली बात, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं तुमसे सिंपल पूछूं कि एटॉमिक मास क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे मेरे को, कि मास ऑफ 1 एटम, है ना, क्योंकि मैं एटॉमिक मास की बात कर रही हूँ। अगर मैं बात करूंगी मॉलिक्यूलर मास की, तो मैं क्या बोलूंगी, मास ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है। अच्छा जी, इतना भी ठीक है। अब आपके सामने मैं लिख रही हूँ ऑक्सीजन का ये वाला आइसोटोप, ठीक है, 16 और 8। अगर मैं तुमसे पूछूं, मुझे इसका एक्चुअल एटॉमिक मास बता दो ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, लिख देती हूँ मैं, मुझे इसका बता दो एक्चुअल एटॉमिक मास of 1 atom of oxygen,
तो हम कैसे निकालते हैं बच्चे? अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी बताया था, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं। मैम मास ऑफ प्रोटॉन इनटू हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। प्रोटॉन इनटू 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो आपका मास ऑफ प्रोटॉन इनटू मास नंबर, ठीक है जी। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.6 into 10⁻⁻24 और मास नंबर कितना है इसका? जल्दी बताओ। 16। और ये किसके बराबर है? 1 AMU। क्या मैं लिख दूं 16 AMU? क्यों हम बड़ा लिखें? हाँ मैम। यस मैम। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से अगर कोई आपसे बोल दे कि भैया 16 AMU का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे कि भैया वो किसका है? एक एटम ऑक्सीजन के एक एटम का मास है। हाँ जी बेटा बोलो। ऋष अरोड़ा, हाँ बोलो। मैम जब हमें मास नंबर पता ही होगा तो फिर निकाल क्यों रहे मास ऑफ एन एटम? जब यहाँ पर 16 और 8 लिखा हुआ है तो हमें देख के पता चल जाएगा। रिलेटिव निकालते हैं ना बच्चा, रिलेटिव निकालते हैं ना, ठीक है, रिलेटिव निकालते हैं ना। एक्चुअल जो आप पढ़ते हो, ठीक है, आप रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हो ना। तो अब मैं जो ये ऑक्सीजन का, ये तो हमें पता है भैया, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये हम सबको पता है। आगे जाके हम यूं ही पुट कर देंगे 16 ग्राम 32 ग्राम, है ना, यही कर देंगे। बट आपको मैं ये सिखा रही हूँ, अगर तुम्हारे आगे AMU और ग्राम आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होगे उसके। AMU का मतलब क्या है, ग्राम आ जाए तो मतलब क्या है, समझ रहे हो? देखा जाए ये वाली वैल्यू जो है बहुत छोटी है, दिख रहा है आप सबको? यस मैम। -24 है, इसको मैं AMU लिख रही हूँ। मतलब अगर मैं तुम्हें ये बोलूं किसी एटम का मास MP इंटू मास नंबर है, मतलब सपोज हीलियम का ले लो 4 AMU है, तो इसका मतलब मैं वो किसकी बात कर रही हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ? हीलियम के एक एटम की मास की बात कर रही हूँ। समझ में आया अभी बेटा? यस मैम। ठीक है, चलो भाई इतनी क्लियर है बातें, आगे चलते हैं। ओके, अब हम आएंगे मोल पे। अब देखो आप ध्यान से, अगर मान लो, इधर देखो, इधर आओ, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, एक एटम की बात करूं, तो इसका 16 AMU होता है। आपको मैं मोल पे लिखने जा रही हूँ, है ना। हीलियम की बात करूं तो इसका कितना होता है? 4 AMU, है ना। लिथियम का अगर मैं बोलूं 7 AMU। सोडियम का अगर मैं बोलूं तो कितना होता है? जल्दी बोलो, मास कितना होता है? 23 होता है, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं बात यहाँ पे मैं AMU की जगह ग्राम लगा दूं, कहानी पूरी पलट जाएगी बच्चों। जब मैं बात कर रही थी 16 AMU की, तो मैं बोल रही थी कि वो ऑक्सीजन के एक एटम का मास है। जब मैं के पीछे ग्राम लगा दूंगी तो वो कितने एटम का मास बन जाएगा? जल्दी बोलो। 1 मोल। 6.022 into 10⁻23 एटम का मास बन जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हो? एक मोल बोलते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं आपका सिंपल बात करें, आपा बोलते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16 AMU बोलते हैं ये। अगर मैं बोलूं 1 मोल एटम का मास कितना होगा, तो आप क्या बोलते हो? 16 AMU है ना। 16 AMU का मतलब जल्दी बताओ मेरे को क्या होता है? 1.6 into 10⁻24 ग्राम, ठीक है, इंटू 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.022 into 10⁻23, हाँ या ना? अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, इधर देखो, इधर देखो, जब आप Na को AMU से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना आएगा? 1 ग्राम आएगा। ध्यान से देखो, कर लो इसको, मल्टीप्लाई करो, एक बार मल्टीप्लाई करके देखो आएगा कि नहीं आएगा। 9.6 ठीक है, क्योंकि मैंने वो 1.6 वाली वैल्यू एग्जैक्टली इस वजह से थोड़ा सा इस तरह इसके से आ रहा है। बताइए, क्या ये वाली बात पता थी आप लोगों को? नो मैम। नहीं पता थी, मतलब जिसको पता थी बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी अब पता चल गया, समझ गए? यानी कि जब मैं फील लो इस चीज की, फील लो, आगे आप लोगों को ही आसानी होगी मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन लगाने में। अगर मैं बात करूंगी, हाँ बोलो बोलो, जिसने हैंड रेस किया है बेटा, हैंड रेस करो ना, फटाफट बोला करो, है ना। हाँ, अरे मैंने वो एग्जैक्ट में लेना, इस वजह से 9.9 समथिंग आ रही है।
ठीक है। अच्छा फिर बोलूं एक बार, अगर मैं बोलूं अगर मैं बात कर रही हूँ 16 AMU की, मतलब मैं ऑक्सीजन के एक एटम की मास कर रही हूँ, बट मैं उसको अगर AMU को ग्राम से रिप्लेस कर रही हूँ, तो इसका मतलब मैम कितने एटम्स की बात कर रही है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात कर रही है। ठीक है जी। अगर मैं बोल रही हूँ H2SO, चलो H2SO4 तो बहुत बड़ा हो गया, अगर मैं बात कर रही हूँ वाटर का अगर मैं एक मॉलिक्यूल का मास लूं तो वो क्या होगा बच्चों? 18 AMU होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, नॉट एटम्स, यहाँ पे फंसते हैं बच्चे, मैं अभी बोल रही हूँ, पता होगा लेकिन फंसते हो। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की बात करूंगी वाटर के लिए, तो कितना मास हो जाएगा उसका? 18 ग्राम हो जाएगा। क्लियर हुआ? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास आप किसके लिए लगाते हो? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास आप किसके लिए लगाते हो? एक एटम या एक मॉलिक्यूल के लिए, हाँ या ना? और जब मैं इसको बात करती हूँ एक मोल के लिए, तब वहां पे आप क्या लगाते हो? 6.0 इंटू 10⁻23 एटम्स के लिए, और जो आपके मोलर मास बोलते हो ना, वो एक मोल के लिए दे रखा होता है। समझ रहे हो? इतना समझ में आया ताकि मैं थोड़ा सा और आपको बता पाऊँ। ठीक है। मुझे ये बताओ, एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? जल्दी बताओ बच्चों। 6.022 शाबाश। अगर मैं बोलूं 5 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने होंगे? फील मोल कंसेप्ट। अगर मैं बोलूं 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? हम 10 Na। शाबाश। अगर मैं आपको बोलूं 7 मोल ऑफ प्रोटॉन? मैम 7 यानी कि एक मोल को हम क्या बोल रहे हैं? एवोगैड्रो नंबर बोल रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं दो डजन को हम बोलते हैं एक पेयर, सॉरी ओके मैं कहाँ घुस गई मान लो आप, हाँ सॉरी, एप्पल अगर सेब खरीदने जा रहे हो तो आप बोलते एक डजन में 12 से एप्पल आएंगे, तो 2 डजन में आप बोलते 24 एप्पल आएंगे। ठीक है। अगर 2 शूज है तो आप बोलते हो एक पेयर आएंगे। तो ऐसे ही हमने क्या किया, 6.022 इंटू 10⁻23 को भी एक नंबर दे दिया। वो क्या नंबर है अपना? एक मोल है। फिलाई? ठीक है। चलो बहुत बढ़िया कि AMU को जब ग्राम से रिप्लेस कर देंगे तो क्या आएगा। ठीक है। इधर देखो, ये स्लाइड पे जो लिखा हुआ है कंफर्म करो समझ में आया, फिर आपको अलग अलग फॉर्मूले बताऊंगी मोल निकालने के। जल्दी देखो बच्चों। 1 mole is defined as the number of atoms present in 12 ग्राम mass of carbon element। ये ना बहुत ना वो बोलते हैं ना अजीबोगरीब डेफिनेशन होती है, एक बार ही देखे तो भैया पल्ले ही नहीं पड़ती दिया क्या हुआ है ना। जब अब 11th में तब तो आप लोगों को आ गई होगी, पहले होता था, है ना। तो बेसिकली वो ये बोलना चाह रहे हैं कि 12 ग्राम मास में कितने बेसिकली नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। अभी हमें पता चल गया है एवोगैड्रो होते हैं, बाकी देखते हैं कैसे आया। इधर देखो, यहाँ पे देखो 1.9926 ये एग्जैक्ट है, इंटू 10⁻⁻23 ग्राम मास कंटेन 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का मास इतना ही था, याद करो। जब मैंने MP को मास नंबर से मल्टीप्लाई किया था, क्या वो इतनी वैल्यू आई थी? यस मैम। इस ग्राम में इतना होगा, हमें बताना है क्योंकि हम स्टैंडर्ड, क्योंकि कार्बन को मान रहे हैं तो इसलिए हम उसके लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो। 12 ग्राम के लिए क्या होगा बच्चे? 12 ग्राम के लिए क्या होगा? 1/1.99 करके इंटू 12 करोगे तो वो किसके बराबर आएगा? एवोगैड्रो के नंबर आएगा। यानी कि आप किसी का भी मास ले रहे हो तो उसमें कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। अगर आप मॉलिक्यूल ले रहे हो तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? जैसे अगर मान लो H2SO4 मॉलिक्यूल है, इसका मास कितना है? 98 ग्राम, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 ऑफ मॉलिक्यूल्स, H2SO4 के मॉलिक्यूल्स। एटम्स पूछेगा तो वो अलग निकलेंगे। फिर बेटा हम आप वो कर रहे हो, हैंड रेस कर रहे हो, बट पूछ नहीं रहे हो कुछ भी। गलती से हो रहा है क्या? मैं आज पानी की बोतल लाना भूल गई अपनी। चलो ठीक है। अच्छा चलो, इतना मेरे बच्चों को क्लियर हो गया। एक ना टर्म आती है बच्चों, मतलब जनरली अपन क्वेश्चंस में देखते हैं, एक ग्राम एटम, ग्राम एटॉमिक मास और एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या ये बता दोगे अब तुम? बोलो। यस मैम, वो एटम का मास है, Na एटम का मास और ये Na मॉलिक्यूल का मास है।
ठीक है, एग्री करते हो सारे बच्चे? जब ध्यान से सुनना, मोल कंसेप्ट को अपन ना ग्राम एटॉमिक कंसेप्ट भी बोल देते हैं। जहां जहां पे ग्राम की बात आती है आपको पता है, तब तब मैं मोल की बात कर रही हूँ, है ना। जहां जहां पे ग्राम की बात कर रही हूँ तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है, 1 मोल ऑफ एटम का मास बोल सकती हूँ। और ये किसका है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, चलो मोल की फील आई, मोल है क्या? यस मैम, आ तो गई। ठीक है, हाँ मैम। ओके। अब हम क्या करेंगे, ये तो थ्योरी है, इसको मैं डिलीट कर दूंगी। अब हम बेसिकली देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने वाली हूँ हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है जी, यस। चलो पहला फॉर्मूला लिखो। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का पहला फॉर्मूला है बच्चों, अगर मान लो तुम्हारे पास, हाँ आई नो आप लोगों को आता है बट सुन लो, है ना। अच्छा, अगर आपके पास किसी का मास गिवन है, अगर आप उसको नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो आप क्या करोगे, उसको किससे डिवाइड कर दोगे बच्चों? मोलर मास। मोलर मास से डिवाइड कर दो। हाँ ये ना, पहला फॉर्मूला ये। हाँ मैम। ठीक है, मैं मास दे रखा है, मोलर मास से अगर मान लो मास निकालना है तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे उसके मोलर मास से, तो उसका वो मास आ जाएगा। दूसरा क्या है बच्चे, और कैसे टर्म्स में आप बोल सकते हैं, अगर मान लो आपको क्या दे रखा हो बच्चे, मैम पार्टिकल। हाँ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। अब आप पार्टिकल में क्या बोलोगे बेटा, हैंड रेस कर रहे हो, लेकिन अमजाद खान आप हैंड रेस कर रहे हो, ये कुछ पूछो, अदरवाइज हाथ खड़े मत करो। ठीक है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पे मैं एटम की भी बात कर सकती हूँ, आयंस की भी बात कर सकती हूँ और मॉलिक्यूल्स की बात कर सकती हूँ, हाँ मैम। या तुम बोल सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो तुम्हें कुछ नहीं करना, उसको किससे डिवाइड करना है, एडवोकेट। अगर तुम्हें मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो तुम क्या करोगे, मोल्स निकाल के, और आपको पता है जनरली हम मोल्स निकालते हैं उसमें क्वेश्चन में, सबसे पहले हम यही करते हैं, मोल्स निकालते हैं, बट मैं कुछ अलग तरीके से करती हूँ न्यूमेरिकल, वैसे ही बच्चों को बताती हूँ। तो नंबर ऑफ मोल को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रो नंबर से, वो तुम्हारा क्या आ जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं मोलर वॉल्यूम की, एट एसटीपी कंडीशन, क्या होती है बच्चों एसटीपी कंडीशन? टेम्परेचर एंड टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? मैम टेम्परेचर 273 केल्विन। 273 केल्विन। और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर? मैम 1 बार। देखो मैं जनरली क्या करती हूँ ना, इधर देखो एक बार, 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, 1.01325 बार के बराबर होता है, हाँ या ना? बार हाँ जी, हाँ जी बोलो। तो कुछ बोल रहे थे, हाँ देखो जनरली मैं क्या करती हूँ कि 1 एटमॉस्फेयर को 1 बार ही कंसिडर कर लेते हैं अपन फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, है ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर को हम जनरली क्या कंसिडर कर लेते हैं, 1 बार, ये आप ध्यान रखेंगे फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। अभी तो नहीं आएगा काम, जब अपन स्टेट्स ऑफ मैटर या थर्मोडायनेमिक्स करेंगे वहां काम आएगा। ठीक है, अच्छा बच्चे एक बात मेरी ध्यान से सुनना, अगर मैं 1 एटमॉस्फेयर और 273 केल्विन पे आपका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 1 मोल ऑफ गैस कितना ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को, अच्छा सामने भी आई हुई है, ओके ग्रेट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपकी बुक्स में ना अलग अलग चीजें दे रखी होती है, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस हम इसको यूज करेंगे। आपकी बुक में लिखा होगा कि अगर 1 बार लेंगे और T273 केल्विन लेंगे तो उसमें हम 22.7 लीटर लेंगे, है ना। और अगर मान लो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दो, सपोज मैं 298 केल्विन ले लेती हूँ और अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लेती हूँ तो उस केस में 24.7 लीटर लेती हूँ। लेकिन आपको ये ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ जो पढ़ाया गया है अब तक, जो पढ़ते आ रहे हो 11वीं से, तो आपको क्या लेना है, 22.4 लीटर लेना है। अगर मैं किसकी बात कर रही हूँ, गैस की बात कर रही हूँ। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, तो इसको क्या मैं समराइज कर दूं थोड़ा,
देखो यहाँ पे लिख देती हूँ। अच्छा यहाँ पे तो क्वेश्चन आ गए, एक मिनट मैं एक और स्लाइड ले लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो अपना जो मैजिक फॉर्मूला आ गया है वो ये आ गया है कि मैम नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, मैं सिंपल लिख रही हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो आप एटम आयन मॉलिक्यूल, हाँ, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, 2.4 कितना मोल ले रही हूँ, 2.4। ये तुम्हारा है पूरा मोल कंसेप्ट का निचोड़। कि मास दे रखा हो तब क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे तो क्या करना है, वॉल्यूम दे रखा हो तो क्या करना है। वॉल्यूम की बात कब करोगे, जब मैं किसकी बात कर रही होंगी, गैस की, ठीक है। अच्छा, कुछ कन्वर्जन है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, जैसे 1 लीटर किसके बराबर होता है बच्चों, 1000 मिलीलीटर, ठीक है। 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है। क्या ये लर्न थे, नहीं है तो अभी करो, जल्दी करो इसको, मैं पानी पी लूं। हो गया, यस यस मैम डन मैम। बहुत बढ़िया। ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है, ऐसे बोला हुआ है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, वो ये बोल रहे हैं कि वेट ऑफ एन ए पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस का इन ग्राम वो 1 मोल के बराबर होगा। क्या ये समझ रहे हो, है ना, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूंगी 1 मोल की, जैसे मैं बात करूंगी 1 मोल कैल्शियम की, तो बच्चे उसमें कितने एटम्स होंगे, 6.022 into 10⁻23 एटम्स। अगर मैं उसकी मास की बात करूंगी 1 मोल किसके बराबर होगा, 40 ग्राम के बराबर होगा, ठीक है जी, हाँ या ना। अगर मैं बात करूंगी H2 में, मान लो मुझे नंबर ऑफ एटम्स की बात करनी है, तो मैं बोलूंगी कि 6.1 मोल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन एटम है, 2 into एवोगैड्रो नंबर। अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ पानी की, तो कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, 1 into एवोगैड्रो नंबर। क्या ये बात क्लियर हुई, यस मैम। कि मैं यहाँ पे बात कर रही हूं, अगर आप यहाँ पे बच्चों AMU की बात करते तो वो नहीं होता, ठीक है, ओके। ये आपका गिवन मास बाय मोलिकुलर मास है। अब थोड़ा सा आ जाओ क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तक किसी को पहले ये बताओ समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा रिपीट कर देती हूँ, देन अपन ये क्वेश्चन करते हैं, फिर बताइए क्लियर हो गया। AMU और ग्राम कब कब लगाएंगे तो उसका जो मतलब है, उसका जो मीनिंग है, कैसे कैसे बदलेगा। 1 AMU किसके बराबर होता है, सबको पता चल गया, ठीक है। 1 AMU 1.64 into 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। 1 AMU होता क्या है, एक पिज्जा का स्लाइस लो, उसको 12 हिस्से में तोड़ो, उसका 1/12वां हिस्सा उठा लो, वो किसके बराबर होता है, AMU। अब उसी को ही लेके हम क्या करते हैं, बाकी का मास कंपेयर करते हैं, जैसे निकालते हैं, जैसे हीलियम का क्या है 4 AMU, यानी कि वो एक पिज्जा के स्लाइस से कितना गुना भारी है बच्चों, जल्दी बताओ, 4 गुना भारी है, 4 गुना भारी है, हाँ या ना। तुम लोग बड़ी बड़ी चीजें कर लेते हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें नहीं करते हो, दिख रहा है मुझे ये वाली चीज, है ना, ऐसे नहीं करना है। चलो करें आगे, आ जाओ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैं एक एक पार्ट कराऊंगी, ठीक है। अब तुम बताओ इनमें से कौन सा करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, बाकी घर के लिए है तुम लोगों के। मैम फर्स्ट चलो, ओके। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2.33 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट का ध्यान रखो, वैसे तो तुम्हें एग्जामिनर देगा 233 ग्राम इसका क्या होता है, मोलर मास होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो ग्राम की बात कर रही है तो यहाँ पे AMU की बात कहीं नहीं आएगी, यहाँ पे सब जगह एवोगैड्रो का यूज होगा, है ना। चलो ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करो बच्चों, जल्दी से सॉल्व करो एंड मुझे अपना आंसर बताओ कि मैम कैसे होगा। मतलब 1.018 0.0 ओके। सबसे पहले तुमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं क्या,
यस नो मैम। मैम, मैम ग्राम में दिया है तो मैम 2.33 मोल्स होंगे। 2.33 मोल्स होंगे। मैम पहले मोल्स निकाले हैं। हाँ मोल्स बेटा, मोलिक्यूल्स आप कभी भी डायरेक्टली निकाल सकते हो। पहले आपको नंबर ऑफ, देखो मैं बता देती हूँ, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो अगर निकाल सकते हो तो, फिर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकलेंगे तब। अगर फिर आपको एटम्स निकालने हैं, मतलब होता है ना कहीं पे क्वेश्चन में आ जाता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, फिर उससे आप एटम पे आओगे, डायरेक्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ओके। तो मैं इसको कैसे करती हूँ आप वो देख लीजिए। ठीक है, देखो मैं ऐसे करती हूँ, मुझे पता है बच्चों, 1 मोल, आप इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। किसके? किसके? बेरियम सल्फेट के, बेरियम हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। और 1 मोल और किसके बराबर होता है? उसके मास के भी बराबर होगा, है ना? तो क्या मैं लिख दूं कि 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मुझे निकालना किसके लिए बच्चों? 2.33 के लिए निकालना है। तो अपन क्या करेंगे? Na/233 इंटू 2. क्या ये यूनिटरी मेथड आप लोगों को आता है? जो मेरे से पढ़े हुए हैं उन लोगों को आता है? ठीक है, तो बस कर दो इसको। कितना आ जाएगा बच्चों? 0.01 Na। निगम 0.01 नहीं, इसका आंसर होगा 0.01 Na होगा। मैम मैंने एन ही बोला था। अच्छा, Na बोला था। क्या सबका ये आया है? कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा कि मैम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का अलग तरीका भी हो सकता है। तो आप क्या किया होगा, आपने मास दिया हुआ है, मोलर मास इसका 233 है, तो आपने 0.01 मोल निकाल लिया होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या मोल से मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इतने में? 0.01 इंटू Na मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 मोल में उतने होते हैं, तो पॉइंट मतलब है दोनों सेम। अब आप जैसे करते हो, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये दोनों मेरे कर लोगे क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद क्या करें? ये करें, यस इसमें ना थोड़ा सा चेंज कर लो, ऐसे लिख लो ईच टाइप ऑफ एटम। ठीक है, चलो इसका कौन सा करोगे? फर्स्ट वाला ही कर लेते हैं, है ना? वैसे तो मेरे बच्चों को आता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम इन 18 ग्राम ग्लूकोज। मैंने कहा था पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल से मॉलिक्यूल्स आएंगे, फिर उससे एटम निकलते हैं, है ना? चलो निकालो रफ नोटबुक में बच्चों। वन 180 होता है इसका क्या बोलते हैं, मोलर मास। कितना आ रहा है बच्चों? अच्छा, एक मिनट मैं देख रही हूँ रुचि का आंसर आ गया है 0.6 मोल कार्बन, 1.2 मोल है। भाई बहुत फास्ट चल रहे हो। सबका निकालना है, कार्बन निकालो, हाइड्रोजन निकालो, ऑक्सीजन निकालो। शाबाश भाई, पढ़ तो रहे हो तुम घर पे, अच्छा लग रहा है जानकर, फटाफट से आंसर आ रहा है। ओके, कार्बन का आ रहा है 0.6 Na। ओके 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 ओके, ठीक है। अभी मैं करूं चालू, जल्दी बताओ मैं कैसे करने वाली हूँ। जैसे मैं जनरली मैं यूनिटरी मेथड से करती हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं बोल दूं कि 180 ग्राम ऑफ, क्योंकि मैं ना आपको कुछ चीजें सिखाना चाहती हूँ। मैं ना ये नहीं चाहती कि आप लोग मॉलिक्यूल्स और एटम उसमें क्या बोलते हैं एटम में कंफ्यूज हो जाए। तो 180 ग्राम ऑफ C6H12O6 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज होंगे? Na लिख देती हूँ, है ना? Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज होंगे, हाँ या ना? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हमें दिया कितना हुआ? 18 ग्राम में कितने होंगे बच्चों बताओ? 0.1 Na। यस मैम। गेटिंग माय पॉइंट?
अब नंबर ऑफ एटम हाँ। कैसे निकालोगे, कितने होंगे, 0.1 Na है, किसका है ये, कार्बन के लिए, तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। या इसको मैं अगर आपको थोड़ा सा अंदर तक लेके जाऊं तो कैसे करेंगे, ठीक है। हमें पता है क्या ये किसके लिए आया बच्चों, 18 ग्राम के लिए आया है, हो जाएगा क्या, या डिटेल में थोड़ा करके बताऊं बच्चों, नो मैम। हो मैम जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। आप क्या करोगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए क्या करोगे बच्चों, शाबाश 12 से कर दोगे, और ऑक्सीजन के लिए क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है जी। चलो ये वाला दोनों होमवर्क ले लेना आप लोग। मैम तो जो हम नंबर ऑफ एटम लिखेंगे उसमें Na से इंटू लगाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स ग्राम में है ना, तो लगाना पड़ेगा बच्चे, ओके मैम। ग्राम में आ रहा है ना, आपसे ग्राम में पूछा है ना, तो वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो ओके आगे चलें। ओके ये वाला क्वेश्चन करना, या कर लोगे, ये एक काम करते होमवर्क दे दूं आप लोगों को, या एक काम करो पहले आप कर लो और फिर मुझे इसका आंसर बता देना। आंसर सबने सही निकाला बच्चों, जो पहले वाला क्वेश्चन था। मैम 7.8 Na। नहीं इसका मैं पूछ रही हूँ, जो तुम्हारे पास है ना यहाँ पे स्लाइड पे जो दिख रहा है, नंबर ऑफ एटम इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंस इज द लार्जेस्ट इन, डी आएगा। अच्छा चलो बाकी एक बार कर लो। मैम डी आएगा। डी आएगा पक्का, यस मैम। ठीक है। ओके सभी डी बोल रहे हैं तो मैं मान के चलो डी आएगा, लेकिन ये आपका होमवर्क में रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चे ऐसे, जिसमें आपको क्या बताना है, लार्जेस्ट। आपको कुछ नहीं करना, सब में नंबर ऑफ एटम, पहले आप अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हो वो निकालो, मोल से मॉलिक्यूल आएगा, मॉलिक्यूल से एटम की बात होगी, ठीक है जी, ठीक है। ओके। ओके ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इतना दिया हुआ है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, करो इसको। कर लो, ले लो टाइम। ये डी आप इसी का बता रहे हैं क्या, हाँ जी बच्चों। मैम डी। ओके कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं यहाँ पे, कुछ बच्चे डी, सी डी। चलो मैं बताऊं क्या, चलो इधर देखना है एक बार, ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, इधर देखो एक बार। देखो आपको क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है ऑक्सीजन के मास का और नाइट्रोजन के मास का, ठीक है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, लेट्स से कि जो मास ऑफ ऑक्सीजन है बच्चों, क्या मैं उसको x ग्राम लिख दूं, यस मैम। ठीक है। ओके मास ऑफ नाइट्रोजन को मैं 4x ग्राम लिख दूं, यस मैम। यस मैम। क्योंकि अगर एक बेसिकली रेशियो आपको मेंटेन रखना है ना 1:4, तो ठीक है, एक को आप x ग्राम मान लो, दूसरा उसके 4 टाइम्स होगा। अब आपको उसके मोलिक्यूल्स निकालने हैं, तो पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, निकाल के दिखाऊं, चलो मैम। सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं ऑक्सीजन के, कितने आएंगे। अच्छा यहाँ पे क्या कंसिडर करोगे, O2 कंसिडर करोगे या ऑक्सीजन कंसिडर करोगे, मैम ओ। ठीक है। तो क्या लिखूं, गिवन मास बाय मोलर मास। देखो बच्चों
ठीक है जी, चल ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल लो, कितना आएगा? 4 बाय नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 टू जा 28, 28। यानी कि 1/7। ठीक है, अच्छा। हाँ मैम। अगर ये तो आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो मैं क्या करूंगी? इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करूंगी, इसको भी, हाँ या ना? हाँ मैम। तो आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड करो, क्या आएगा? डी ऑप्शन। मुश्किल था? नो मैम। कितने बच्चों को हो गया था? हाँ, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, कोई बात नहीं, अपनी गलतियों से तो सीखना है ना बच्चों। कभी मैं कहती हूँ जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर है ना, उसमें थ्योरी आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है, और न्यूमेरिकल पे तो पकड़ होनी चाहिए बच्चों। चलो आगे करें। यस मैम। ये देखो, Yes, ma'am. तुम्हें हर क्लास में इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, छोड़ूंगी थोड़ी ना तुम लोग, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ पोटेशियम एटम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ पोटेशियम एटम्स इन 2 मोल ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनाइड। तुम्हारे ऊपर देखो एहसान किया हुआ उन्होंने, फॉर्मूला लिख के दे दिया है ना। मैम ए होगा इसका। रुचि ने बोला ए, ओके, बाकी कर लो, आराम से कर लो, टेंशन मत लो। जब तक 4 से 6 बच्चे नहीं बता देते किसका ए होगा, तब तक मैं नहीं मानूंगी, ठीक है रुचि? रुचि इतनी जल्दी कैसे निकल रहा है? या तो तुमने ये वाले क्वेश्चन पहले किए हुए हैं? नो मैम, फॉर्मूला सामने लिखा है ना, तो 2 3 जा 6 और 6 टाइम्स 6 पॉइंट तो सामने ही दिख रहा है। ठीक है, चलो ओके। देखो अगर आप लोगों की पकड़ बैठ जाएगी ना न्यूमेरिकल्स में, तो फटाफट से निकाल लो, है ना। चलो मैम ए होगा। सबका, तो फिर मैं मान लूं रुचि का सही था। कैसे किया होगा तुमने? देखो पोटेशियम एटम की बात हो रही है, तो पहले मोल तो दिए हुए हैं, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम, है ना। ओके, ये देखो, इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि ये तो डायरेक्ट ही निकल रहा है भाई, है ना। 1 मोल ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनाइड में कितने पोटेशियम एटम है बच्चे? 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर। किसी को कंफ्यूजन नहीं हो रही ना कि मैम ये एन क्यों लगा रहे हो? मोल की बात हो रही है बच्चों, ग्राम ग्राम की बात हो रही है ना। अगर मैं 2 मोल की बात करूंगी तो कितना होगा? 6 into आ जाएगा ये 36 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला आप लोगों का हो गया, क्या ये होमवर्क में दे दूं? यस मैम। ये वाला देखो, करोगे होमवर्क में दूं, मतलब अभी करोगे होमवर्क में दूं, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मोल, ये भी कर ही लोगे। कितने होंगे जल्दी बताओ मेरे को। ए होगा इसका। एक बार, ठीक है, 7 मोल्स है। 7 एटम्स है ना। सिंपल बात करिए, इसने Yes, 1 मोल की बात कर रखी है, ज्यादा इधर उधर वो जा ही नहीं रहा है ना। 1 मोल ऑफ H2SO4 में कितने हैं टोटल नंबर ऑफ एटम? 7 इंटू एवोगैड्रो नंबर कर दोगे, ठीक है। ओके, ये वाला करो, कौन सा करोगे 105 कर लोगे। ये वाला एक बार कर दो, मैक्सिमम मास वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास? निकालने पड़ेगा ना एक एक करके। हाँ निकाल लो, हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। आपको ना सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे यहाँ पे। मोल वाला भी दे रखा है ना, और वो वाला भी दे रखा है, गैस वाला भी, एचटीपी वाला भी दे रखा है ना, ग्राम एटम वाला भी कंसेप्ट पूछ लिया, मॉलिक्यूल वाला भी पूछ लिया। यहाँ पे आप 4 ऑप्शन में डिफरेंट 4 वैरायटी के क्वेश्चंस कर लोगे। गंदी बात है स्टार्टिंग में 70 आपकी बच्चे। साउंड क्लियर नहीं है हाँ जी साहिल, मैम, साउंड क्लियर नहीं आ रही आपकी। बेटा नेटवर्क इशू है तेरी साइड से। बाकी सबको आ रही है क्या? वॉइस क्लियर है?
एक काम करो साहिल, रीज्वाइन करके देखो एक बार बेटा, है ना, वो शायद स्टूडेंट ज्यादा। हाँ भाई 70 बच्चे थे, 56 रह गए, गंदी बात है। चलो देखो, 0.1 मोल ऑफ अमोनिया तो आई थिंक आप कर ही लोगे, आपको नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं, गिवन मास निकल जाएगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे अमोनिया के मास से, कितना होता है 14 + 3 17 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे निकालोगे, कार्बन डाइऑक्साइड 1120 ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखो वहां पे यूनिट कन्वर्जन का होएगा, तो आपको ध्यान रखना है 1 ml किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। तो अगर मान लो 22.4 लीटर को मुझे ml में चेंज करना हो तो क्या लिखूंगी मैं, 22400 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ या ना। तो 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 कितना मास होगा, 44 ग्राम। तो 1120 में कितना होगा, कर दोगे, 20। ठीक है, बोलो हाँ या ना। यस। ग्राम एटम का मैम मतलब, आपने ये डी ऑप्शन वाला कराया? हाँ जी हाँ जी, मैम आपने ये डी ऑप्शन वाला कराया, 11-20 सीसी हाँ वाला? हाँ हाँ, ये 11 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रही थी मैं बेटा। ठीक है, बी आएगा ना इसका आंसर फिर। निकाल लेते हैं। ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, मोल ही होता है, और यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स की बात कर रखी है, तो आप ये निकाल लोगे। अब जल्दी से बताओ कि इसका आंसर आएगा क्या। बी लग रहा है मैम, उसमें 2.2 हो रहा है। ठीक है, रुचि ने बताया मैम ये यही होगा। बी आ रहा है सबका। ओके ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन देखो, पहले तो कंफर्म करो होगा कि नहीं। 5.6 लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी वाज फाउंड टू हैव अ मास ऑफ 11 ग्राम, वही लेना आपको 22.4 लीटर। ठीक है, थोड़ा मैम हल्का 93 क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है, इससे थोड़ा सा ओके डिफरेंस मैम। होता है 22.7, बट इतना आंसर में तुम्हारा चेंज नहीं आएगा, तो उतना ले सकते हो। उसका मास जो है इतना मिला है, आपको मॉलिक्यूलर मास बताना है। हाँ जी, कर रहे हो। आप वो मैजिकल फॉर्मूला भी लगा सकते हो डायरेक्ट, देखो जैसे जिसको आता है वो वैसे करेगा, है ना। आप ऐसे तो करते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, मैम डी आ रहा है इसका। गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, ऐसे मैम करते डी हैं। आएगा 44। कितना आ रहा है, 44। यस मैम। मास मैम कितने, डी आ 11 रहा है। ग्राम। मोलर मास हमें निकालना है, वॉल्यूम 5.6 लीटर है, 22.4 लीटर। क्या सभी बच्चों ने ऐसे ही किया है, मैंने डायरेक्ट फटाफट कर दिया। यस मैम। हाँ मैम मैम। ऐसे ही कर रहा है। इसका आंसर आ रहा है आप लोगों के अकॉर्डिंग 44। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ये 4 पे कट जाएगा ना। ठीक है, ओके, ये वाला तो कर लोगे। एक एटम, ये देखो यही देखो क्या पूछा आपसे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा, जल्दी 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 आंसर दो, जल्दी फास्ट। सी आएगा। कैसे निकालते हैं, किसी का भी निकालना है तो हाइड्रोजन का इन्होंने इजी दे दिया, किसी का भी निकालना हो मास ऑफ प्रोटॉन और उसके मास नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना। सीख लिया। चलो ये वाला क्वेश्चन भैया मेरा तो फेवरेट है, जल्दी कर दो। और मैं चाहती हूँ इसमें ऐसे आंसर नहीं दोगे, हाथ खड़े करके आंसर दोगे। और बधाई हो, आपका मोल कंसेप्ट पूरा हो गया है आज के लेक्चर में। अगर आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते तो शायद नहीं होता, बट आप लोगों ने अच्छे से किया। चलो ये वाला क्वेश्चन करो।
एंड यस, हर क्लास के बाद अपना फीडबैक भी जरूर देके जाया करो टीचर को, है ना बच्चे, कि कितनी इफेक्टिव रही क्लास। ओके, जल्दी से हैंड रेस करो। मैं एक बार क्वेश्चन बोल देती हूँ अगर आपको छोटू सा दिख रहा है तो। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 16 ग्राम ऑक्सीजन O, 28 ग्राम ऑफ CO and 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2। साम्या 6 महीने रेगुलर रहोगी मेरे साथ? यस मैम। पक्का? पिछली बार तो तुमने नहीं ली क्लासेस अच्छे से, है ना, स्कूल वगैरह के चक्कर में। ओके, आप लोगों का ना पहला टेस्ट है 31 को, ठीक है, और उसमें जो चैप्टर आएगा आप लोगों का, आप लोगों के पास वैसे टेस्टिंग प्लानर है, सम बेसिक कंसेप्ट आएगा और वो आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। ऑफलाइन होगा मैम ये? हाँ जी बेटा। ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन होगा ना, ऑनलाइन होगा। ओके। हालांकि आप लोगों का भी कंडक्ट करेंगे हम लोग ऑफलाइन, बट अभी आपको पता ही है कि ऑनलाइन ही होता है वैसे टेस्ट, बट ऑफलाइन भी कंडक्ट करवा लेंगे। सबका डीआर है? जल्दी बोलो। सबका डीआर है? गौरव, Yes. मुस्कान और मैम, इशिका, नहीं समझ संध्या। में। गौरव क्या आ रहा है बेटा तेरा? मैम नहीं आ रहा समझ में। अच्छा, ये सब बाकी सारे आ गए ना समझ हाँ में? मैम, और तो आ गए, ये समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, क्या समझ में नहीं आया पहले मेरे को ये बता दो। मैम इसमें निकालना कैसे, मतलब जैसे आपने बताया था कि रेशियो निकालना है, तो पिछले वाला जो करवाया था रेशियो वाला वो तो आ गया, ये लेकिन इसका नहीं निकल रहा। क्योंकि ये इजी है, मतलब इजी बोले तो इसमें इन्होंने साफ साफ वैल्यूज दे रखी हैं। देखो एक एक को पकड़ लो। आपको रेशियो निकालना है ना, किसका निकालना है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने, देखो इसको छोड़ो, रेशियो को छोड़ो, ये वाला पकड़ ले बेटा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 16 ग्राम ऑक्सीजन, पहले ये निकाल। फिर निकाल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 28 ग्राम ऑफ CO, ये निकाल। फिर निकालो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 32 ग्राम ऑफ O2, ये निकाल। सबको निकाल और डिवाइड, मतलब रेशियो डिवाइड कर दो, उसका रेशियो ले लो बेसिकली, ठीक है। एक बार अब करके देखो हुआ कि नहीं हुआ। मैम ऐसे तो इनका मोलर मास से ये होता है, तो हम इसको तो वर्बली ही कर सकते हैं। बेटा उसको समझ में नहीं आना, इस वजह से बताया, है ना। ओके। ठीक है, ये देखो, अब देखो 16 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर ही होंगे, यस मैम। ठीक है। और इसमें कितने होंगे बच्चों? इसमें मैम एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और इसमें भी कितने होंगे? तो रेशियो ले लो इनका। वो एक्चुअली ना वो क्वेश्चन कोई और था, मतलब था इसी टाइप का, शायद यहाँ पे नहीं है, मॉड्यूल में मिलेगा या उसमें मिलेगा PYQ में। वो दूसरा क्वेश्चन था, उसमें ना क्या था, चलो मैं बता ही देती हूँ क्वेश्चन। उसमें ऑक्सीजन में निकालना था आपको, O2 में निकालना था और ओजोन में निकालना था, ठीक है। और आपको मास दिए हुए थे, उसका भी आंसर यही आना था। आई होप कि कर लोगे वो, जब ये कर लिया तो वो भी कर लो। मैम जो आप मॉड्यूल्स शेयर करेंगे मैम, वो क्लास के बाद करना है? हाँ ठीक है, तो अभी के लिए मुझे बताओ, इतना बहुत है ना आज के लिए? मैम बहुत ही ज्यादा है। मैम इसका 1:1:2 आना चाहिए ना? अच्छा ओके, सो सॉरी, एक मिनट रुको। एटम्स की बात हो रही है ना? ये सब एटम्स बोल रहा है, लास्ट वाले में तो 2 मोल ठीक है, अपन ने क्या किया ना, ठीक पोलर। मैम डी ही आएगा। हाँ ठीक बोला है। ये देखो 32 ग्राम में ये होगा ना, 2 × Na हो जाएगा ना? यस मैम। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, ठीक कर लेना उसको। 1:1:2, ग्रेट, अच्छी बात है। नहीं मैम मुझे समझा नहीं मैम, 2Na कैसे होगा? देखो शुरू से करते हैं, काम करते हैं, इधर आओ। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 16 ग्राम ऑक्सीजन में, अभी करते हैं, इधर देखो। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम। तो 16 ग्राम में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बच्चों। जिसको आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको थोड़ा थोड़ा कम आए इधर देखिए।
ठीक है। 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसका मास निकालो, यही आएगा, है ना। कितना, 12 प्लस उतना 16। तो 28 ग्राम मोनोऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, एक ही है, यानी कि Na। ठीक है, बोलो हाँ या ना। एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे देखो आपको O2 दिया हुआ है, बट आपसे पूछा क्या है, ऑक्सीजन एटम पूछा गया है। ठीक है, तो 32 ग्राम में कितने होंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, 2 है ना बच्चे, 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, यस मैम। ठीक है, तो इनका रेशियो लोगे तो 1:1:2, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो वो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ उसका आंसर ये आना था 4th वाला, तो मुझे बार बार माइंड में यही आ रहा था कि वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखना पूछा क्या है बच्चों। ठीक है, एटम पूछा है, वही मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, मॉलिक्यूल और एटम में कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, बस आपको ये देखना है कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। अगर आपने ये वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लिए ना, मैं सच में बोल रही हूँ, अगर मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन आया फंसोगे नहीं, क्योंकि यही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये 4th वाला बनता है पेपर में, एक ये 100 जैसा बनता है क्वेश्चन में, और 103 वाला मैच द फॉलोइंग आते हैं, अगर आप 2022 का पेपर उठा के देखोगे। एक ये 7 वाला, देखो रेशियो वाले मैंने 2 करवा दिए है ना, और ये वाला पूछा जाता है नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें सबसे ज्यादा होंगे, किसका ज्यादा मास होगा। यही 6-7 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। ओके मैम ये PDF